दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी फ़िल्म की है जो मैं काफ़ी समय से देखना अवॉइड कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि ये फ़िल्म है स्पीक नो इविल मूवी की, जो 2022 में आई थी। उसकी सीक्वल जिसका नाम है वही स्पीक नो इविल, बट ये 2024 में रिलीज़ हुई थी। अब जाहिर है कि सीक्वल बना है तो कहानी में कुछ तो बात होगी। बिल्कुल थी। 2022 में आई मूवी पूरी तरह से आपको बांध कर रखती है और फिल्म को पूरा देखने पर मजबूर करती है। पर उसकी एंडिंग ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। इसीलिए मैं ये वाली स्पीक नो इविल जो 2024 में रिलीज़ हुई थी उसको देखना नहीं चाह रहा था। मगर फिल्म देखने के बाद मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई है, जिसके बारे में मैं आपको कहानी ख़त्म होने के बाद बताऊंगा। तो कहानी शुरू होती है जहां हम एक 10 से 11 साल के बच्चे को कार में बैठा हुआ देखते हैं। वो अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहा है। गाड़ी सुनसान रास्तों से होते हुए एक रिजॉर्ट पर आकर रुकती है और बच्चे के पेरेंट्स गाड़ी से बाहर आते हैं, जो काफ़ी खुश नज़र आते हैं। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सा डर और बेचैनी साफ दिखाई देती है, जैसे वो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। अगले ही दिन हम एक कपल को देखते हैं, बेन और लुइस। ये दोनों इटली के एक खूबसूरत रिजॉर्ट में छुट्टियां मना रहे हैं और इनके साथ उनकी 11 साल की बेटी एग्नेस भी होती है। तीनों पूल साइड पर आराम से बैठे होते हैं। तभी एक आदमी उनके पास से एक चेयर उठाकर ले जाता है। इस आदमी का नाम पैडी होता है, जो अपनी पत्नी कियारा और अपने बेटे एंट के साथ वहाँ छुट्टियाँ मना रहा है। अब जैसे ही एंट को हम देखते हैं, हमें समझ में आता है कि ये वही बच्चा है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में कार में देखा था। एक तरफ बेन और लुइस सीरियस और सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, तो दूसरी तरफ पैडी और कियारा केयर फ्री और फन लविंग दिखाई देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि बेन अपनी फैमिली के साथ घूमने निकलता है। तब पता चलता है कि एग्नेस अपना फेवरेट टेडी कहीं खो देती है और एक नालायक बच्चे की तरह अपने टेडी बेयर के लिए नर्वस होने लगती है। बेन उसके टेडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। बाद में पैडी की फैमिली समहाउ उस टेडी को एग्नेस को ला कर देती है और यहीं से इन दोनों फैमिलीज़ के बीच में एक प्रॉपर इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। पैडी एक बहुत खुश मिजाज और खुला इंसान लगता है। वो एग्नेस से बड़े प्यार से बात करता है, उसके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, यहाँ तक कि वो उसे अपने स्कूटर पर राइड भी देता है। सब कुछ बहुत फ्रेंडली और अच्छा लगता है। अब लंच के दौरान बातचीत में हमें इन दोनों फैमिलीज़ के बारे में थोड़ा और पता चल पाता है। बेन और लुइस असल में अमेरिकन हैं, लेकिन लंदन में रहते हैं। बेन अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, जबकि लुइस उसे हर तरह से सपोर्ट करती है। लुइस वेजिटेरियन है और वो अपनी बेटी एग्नेस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है और उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखती है। वहीं दूसरी तरफ पैडी और कियारा एक ब्रिटिश कपल हैं। पैडी एक डॉक्टर है और उनका बेटा एंट एक सीरियस मेडिकल कंडीशन से जूझ रहा है। उसकी जीभ एक नॉर्मल इंसान से छोटी है, जिसकी वजह से उसे बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। यही कारण है कि उसकी सोशल लाइफ भी काफ़ी लिमिटेड है। वो बहुत इंट्रोवर्ट है और खुलकर लोगों से बात नहीं कर पाता। बातों ही बातों में पैडी बेन से कैजुअली उनके फार्म हाउस पर आने के लिए पूछता है और बेन बिना ज़्यादा सोचे हाँ कह देता है। यहीं पर हम देख पाते हैं कि दोनों फैमिलीज़ के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लगा है। सब कुछ एक परफेक्ट हॉलीडे फ्रेंडशिप जैसा लग रहा है। जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती हैं, दोनों फैमिलीज़ अपने अपने घर लौट जाती हैं। कुछ दिनों बाद बेन को पैडी की तरफ से उनके फार्म हाउस पर आने का इनविटेशन मिलता है। लुइस पहले तो साफ मना कर देती है, क्योंकि वो इन लोगों को अभी कितना ही जानते थे जो वो उनके बुलाने पर उनके फार्म हाउस पर चले जाएं। लेकिन बेन जाना चाहता था। बेन का लटका हुआ मुंह देखकर आखिरकार लुइस भी मान जाती है और तीनों पैडी के फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि फार्म हाउस एकदम जंगल के बीचों बीच है, मेन सिटी से बहुत दूर, बिल्कुल आइसोलेटेड। रात के समय ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पैडी और कियारा उनका बड़े गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। सब कुछ बहुत परफेक्ट लगता है। कियारा लुइस और एग्नेस को घर दिखाती है। उन्होंने एग्नेस का बिस्तर एंट के साथ एटिक वाले कमरे में लगाया हुआ है, जबकि बेन और लुइस को अलग रूम्स दिए गए हैं। अब यहाँ एक अजीब चीज़ नोटिस होती है। घर काफ़ी बड़ा और सुंदर है, लेकिन उनका बेटा एंट एक छोटे से एटिक या अटारी वाले कमरे में रहता है। लुइस को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। फिर आता है डिनर टाइम। पैडी ने सबके लिए रोस्टेड डक मीट बनाया है, जबकि उसे अच्छे से पता था कि लुइस प्योर वेजिटेरियन है। पहले तो लुइस पोलाइटली मना करने की कोशिश करती है, लेकिन पैडी उसे फोर्स करता है, इतना कि वो ज़बरदस्ती उसे एक बाइट खिला देता है। लुइस अंदर से पूरी तरह डिस्गस्टेड फील करती है, लेकिन माहौल ख़राब ना हो इसीलिए वो दिखावा करती है कि उसे खाना पसंद आ रहा है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मुझे कोई भी कितना ही फोर्स कर ले टिंडे खाने के लिए, मैं तो कभी नहीं खाने वाला, भले ही दुश्मनी हो जाए। खैर, डिनर के बाद बेन बाहर डस्टबिन में कचरा फेंकने जाता है।
तभी वहाँ एंट आ जाता है। वो अपना मुंह खोलकर कुछ दिखाने की कोशिश करता है। एंट के मुंह में तो जीभ ही नहीं है। बेन ये देखता है, मगर तभी पैडी वहाँ आकर एंट को अंदर ले जाता है। पैडी ने बताया था कि एंट की टंग बस छोटी है, लेकिन यहाँ तो पूरी जीभ ही गायब है। इस छोटे से सीन से एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है। एंट कुछ कहना चाहता था, कोई सच्चाई बताना चाहता था जो उसके पेरेंट्स छुपा रहे हैं। डिनर के बाद सब लोग बैठकर कैजुअली बातें करते हैं। इस दौरान पैडी कहता है कि उसे सोशल मीडिया पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ लोग माइंडलेस बातें करते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि इसी वजह से उसने सिटी छोड़ दी और यहाँ फार्म हाउस पर रहना चूज़ किया। ये उसके लिए एक तरह का डिजिटल डिटॉक्स है। लेकिन ये बात भी थोड़ी अजीब लगती है, जैसे वो कुछ जस्टिफाई कर रहा हो। मतलब अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं थोड़े दिन के लिए पहाड़ों पर जाता हूँ, वहाँ परमानेंटली शिफ्ट नहीं हो जाता हूँ, राइट। रात को जब सब सोने जाते हैं तो लुइस एक और चीज़ नोटिस करती है। बेडशीट पर कुछ स्टेन्स लगे होते हैं और कमरा काफ़ी गंदा होता है। वो हैरान होती है कि पैडी एक डॉक्टर है, फिर भी उसका घर इतना मैसी और अनहाइजीनिक क्यों है। लेकिन फिर बैन उसे काम करता है। घर पुराना है, ऐसा हो जाता है, ज़्यादा मत सोचो। तभी एग्नेस उनके कमरे में आ जाती है, क्योंकि उसको एटिक में नींद नहीं आ रही होती। एग्नेस बैन और लुइस के बीच में सो जाती है। अगले दिन सब लोग मिलकर बाहर खुले मैदानों में घूमने जाते हैं। चारों तरफ हरियाली, शांति और नेचर का खूबसूरत माहौल। एक जगह बैठकर ये सब लोग नेचर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक फॉक्स पर पड़ती है। पैडी उसे देखते ही कहता है, मुझे अपनी गन लानी चाहिए थी। उसका कहना होता है कि लोमड़ी अक्सर बर्ड्स के नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है और नेचर का बैलेंस बनाए रखने के लिए इन्हें मारना ज़रूरी है। यह सुनकर लुइस तुरंत कहती है, हमें नेचर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, नेचर खुद ही अपना बैलेंस बना सकती है। दोनों की सोच में काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। एक कंट्रोल में विश्वास करता है, दूसरा नेचुरल फ्लो में। इसी बीच एग्नेस स्विंग पर झूलना चाहती है, लेकिन एंट ठीक उसके सामने खड़ा होता है, जैसे कि उसका रास्ता ही रोक लिया हो। लुइस पोलाइटली पैडी से कहती है कि वो एंट को थोड़ा सा हटने के लिए कहे। पहले तो पैडी नॉर्मल तरीके से बोलता है, लेकिन जब एंट नहीं हटता तो वो गुस्से से एंट को ज़ोर से पकड़ता है और झटके से साइड कर देता है। यह रिएक्शन ज़रूरत से ज़्यादा ही अग्रेसिव था। तभी लुइस को नेक में पेन होने लगता है। पैडी जो खुद को एक डॉक्टर बताता है, उसे चेक करने के नाम पर उसे पकड़ता है, लेकिन उसका तरीका काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। इसके बाद सब लोग ऊंचाई से नीचे पानी में छलांग लगाते हैं और फिर एक अजीब बात सामने आती है। एंट को स्विमिंग नहीं आती और वो स्ट्रगल कर रहा होता है। तब भी पैडी उसको बचाने के बजाय उसे ऑर्डर्स दे रहा होता है। लुइस को समझ आ रहा है कि यहाँ पैडी के साथ वो सेफ नहीं है। पैडी के बिहेवियर में एक अजीब सा कंट्रोल और डोमिनेंस है, जैसे उसे किसी की सेफ्टी से ज़्यादा अपनी अथॉरिटी दिखाना ज़रूरी हो। इन सब के बाद जब ये लोग घर वापस आते हैं, लुइस फाइनली खुलकर बैन से कहती है कि उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब वो घर वापस जाना चाहती है, लेकिन तभी कियारा उनके रूम में आ जाती है और बड़ी ही नॉर्मल और स्वीट तरीके से उन्हें शाम के सी साइड डिनर के लिए इनवाइट करती है। यहाँ पर लुइस और बैन चाहकर भी मना नहीं कर पाते। जब ये लोग डिनर के लिए निकलने लगते हैं, तब पता चलता है कि बच्चे फार्म हाउस में ही रहेंगे। उनका ख्याल रखने के लिए एक बेबी सिटर बुलाया जाता है, जिसका नाम मुजीद है। लुइस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो ऑलरेडी अनकंफर्टेबल है और अब उसे अपने बच्चे को किसी अजनबी के पास छोड़ना और भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन पैडी के कंट्रोलिंग नेचर के सामने वो फिर से चुप रह जाती है और खुलकर नहीं कह पाती। अब पैडी सबको लेकर सी साइड पर माइक के रेस्टोरेंट की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में वो बहुत रैश ड्राइविंग करता है। लुइस को ये ठीक नहीं लग रहा था। डिनर के दौरान लुइस साफ कहती है कि वो वेजिटेरियन है, इसलिए आज वो मीट नहीं खाएगी। इस पर पैडी अचानक कहता है कि उसे याद नहीं रहा और पिछले रात उसने गलती से उसे मीट खिला दिया। लुइस माहौल को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि कोई बात नहीं, और साथ ही ये भी कहती है कि वह फ़िश खा लेती है। यहाँ पैडी तुरंत सवाल उठाता है, क्या फ़िश मीट नहीं होता? और यहीं से दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। बैन इस सिचुएशन में क्लियरली अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन समहाउ बात को संभाल लिया जाता है और माहौल धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में कुछ और ही चल रहा होता है। मुजीद के साथ हाइड एंड सीक खेलने के बहाने एंट चुपके से एग्नेस को अपने साथ पैडी के रूम में लेकर जाता है। वहाँ वो उसे एक वॉच कलेक्शन दिखाता है। अब इन वॉचेस में से एक के पीछे कुछ लिखा होता है, लेकिन एग्नेस उसे समझ नहीं पाती क्योंकि वो डेनिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर दोनों चुपके से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस पूरे टाइम एंट काफ़ी डरा हुआ लगता है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन डर के कारण कह नहीं पा रहा। दोस्तों, आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि उस घड़ी के पीछे लिखा हुआ था
कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर 40th बर्थडे डियर पीटर, विद लव AM एंड एंट। यानी कि वो घड़ी एक बर्थडे गिफ्ट है किसी पीटर नाम के आदमी के लिए, AM जो किसी के नाम के फर्स्ट 2 इनिशियल्स लगते हैं, और एंट की तरफ से, यानी AM और एंट की तरफ से पीटर के लिए उसके 40वें जन्मदिन का तोहफा है ये घड़ी। मगर ये घड़ी पीटर के बजाय पैडी के पास क्यों है? उधर डिनर टेबल पर बड़े लोग अपने चाइल्डहुड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। पैडी की बातों से साफ पता चलता है कि उसका अपने पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स अब्यूसिव थे। पेरेंट्स अक्सर अपने इच्छाएं और उम्मीदें बच्चों पर लाद देते हैं, और जब बच्चे उन पर खरा नहीं उतरते तो मेंटली और फिजिकली उन्हें टॉर्चर झेलना पड़ता है। ऐसे में बच्चों के लिए पेरेंट्स को छोड़कर भाग जाना ही बेहतर है, और फिर उन्हें खुद भी कभी बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। पैडी खुद को लकी मानता है कि उसे कियारा मिली, जिसके साथ वो पिछले 17 सालों से काफ़ी खुश है। इसके बाद सिचुएशन और भी अनकंफर्टेबल हो जाती है जब पैडी और कियारा वहीं डिनर टेबल पर सबके सामने इंटीमेट होने लगते हैं, और बेन और लुइस दोनों के लिए मोमेंट बहुत ऑकवर्ड बन जाता है। डिनर के बाद जब बिल आता है तो हैरानी की बात यह होती है कि पैडी कैजुअली वो बिल बेन के हाथ में पकड़ा देता है। अब लॉजिकली इनवाइट पैडी ने किया था तो पे भी उसे करना चाहिए था, मगर उसने बिल बेन के हाथ में थमा दिया। उधर फार्म हाउस में एंट चुपके से एग्नेस को अपने शरीर की चोटें दिखाता है। एग्नेस कुछ पूछ ही पाती कि तब अचानक कियारा और लुइस वहां आ जाती हैं। बच्चे तुरंत सोने का नाटक करते हैं। साथ ही पैडी को भी पता चल जाता है कि एंट ने उसके वॉच कलेक्शन को छुआ है। इस दौरान बेन और लुइस के बीच टेंशन देखने को मिलती है। हमें पता चलता है कि लुइस ने पहले किसी आदमी के साथ थोड़े इंटीमेट मैसेजेस और फोटो शेयर किए थे, और बेन को इस बारे में पता चल गया था। लुइस उस इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो अपना पूरा करियर और लाइफ छोड़कर बेन के साथ रह रही है, लेकिन बेन उस सेक्रीफाइस की वैल्यू नहीं करता। यानी उनके शादीशुदा ज़िंदगी में पहले से ही कुछ दरारें थी। इस तनाव के बीच दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं और फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन इसी दौरान वो नोटिस नहीं कर पाते हैं कि दरवाजे के बाहर से उन्हें पैडी देख रहा है। रात को लुइस एग्नेस को देखने के लिए एटिक पर जाती है, लेकिन वहाँ दोनों बच्चे नहीं मिलते। घर में ढूंढने पर लुइस उन्हें पैडी और कियारा के कमरे में सोया हुआ पाती है। यह देखकर लुइस को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ एडल्ट्स अधरंगे से सो रहे थे। गुस्से में लुइस चुपचाप एग्नेस को उठा लेती है और बेन से कहती है कि हम अभी ही यहाँ से निकलेंगे। बेन और लुइस एग्नेस को लेकर बिना किसी को बताए घर छोड़ देते हैं। एंट उन्हें जाते हुए देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। आधे रास्ते में पता चलता है कि एग्नेस अपना टेडी फार्म हाउस में ही भूल गई है। टेडी उसके लिए बहुत प्यारा था, इसीलिए वो बार बार जिद करने लगती है कि उसे वो वापस चाहिए, और नर्वस होकर खुद को नोचने और बड़बड़ाने लगती है। वो लगभग 11-12 साल की है और अब भी उसे खिलौना चाहिए, और इतना ही फेवरेट टेडी है तो लापरवाह उसे बार बार भूल कैसे जाती है। खैर, दोनों पेरेंट्स बच्चे की जिद के आगे बड़े मजबूर दिखाई देते हैं। अब दोनों में से किसी एक को तो एग्नेस को एक खूबसूरत चांटा रसीद करना चाहिए था, जिससे उसका मानसिक संतुलन ठीक हो जाए, पर नहीं, उन्होंने खतरनाक तरीका चुना और डिसाइड किया कि वो टेडी को लेने के लिए फार्म हाउस में वापस जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ समझ आता है कि लड़की के साथ साथ उसके माँ बाप भी नालायक हैं। जब बेन और लुइस वापस फार्म हाउस पहुँचते हैं तब पैडी उन्हें कन्फ्रंट करता है कि तुम लोग ऐसे बिना बताए क्यों चले गए। बेन बहाने बनाने लगता है, मगर लुइस गुस्से में पूछती है कल रात एग्नेस तुम्हारे कमरे में क्यों थी। कियारा तुरंत बोलती है ये मेरी गलती है, पैडी को तो पता भी नहीं था, मैं ही एग्नेस को अपने साथ ले आई थी। मेरी भी एक बेटी थी जिसकी सिर्फ 12 हफ्तों में मौत हो गई थी। एग्नेस को देखकर मुझे उसकी याद आई, इसीलिए मैंने उसे अपने पास सोने के लिए रखा। यह सुनकर लुइस का दिल पिघल जाता है। पैडी फिर किसी तरह से उन्हें रोक लेता है और वापस जाने नहीं देता। कुछ देर बाद दोनों बच्चे गार्डन में ड्राइंग कर रहे होते हैं। एंड चुपके से एग्नेस को एक पेपर देता है जिसमें कुछ लिखा होता है, लेकिन एग्नेस कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि उसमें डेनिश लैंग्वेज में लिखा होता है कि मेरी मदद करो, ये जगह सेफ नहीं है। जब एंट बोलने की कोशिश करता है तो कियारा पास आ जाती है और डर के मारे एंट पेपर निगल लेता है। एग्नेस लुइस को ये सारी घटना बताती है। लुइस कहती है कि एंट अक्सर डिस्टर्ब रहता है, शायद उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से, लेकिन एग्नेस को अब लगने लगा है कि एंट के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच पैडी और बेन हंटिंग पर जाते हैं। विल्डरनेस में पैडी कहता है बातों को दिल में मत रखो, वरना ये तुम्हें अंदर से खा जाएंगी। बेन और पैडी जोर जोर से चलाकर अपने दिल का भारीपन निकालते हैं। लंच के दौरान लुइस का चाकू से हाथ कट जाता है। बेन कहता है कि चिंता की बात नहीं है, हमारे पास यहाँ डॉक्टर है। पैडी हंसते हुए कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कभी लोगों पर इम्प्रेशन बनाने के लिए थोड़ा झूठ बोलता हूँ। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं करता।
बेन और ल्यूइस सन्न रह जाते हैं। उन्हें देखकर पैडी और कियारा हंसने लगते हैं और फिर पैडी कहता है कि वो मजाक कर रहा था, वो सच में एक डॉक्टर है। लंच के दौरान कियारा एग्नेस पर बहुत ध्यान देती है। बेन और ल्यूइस को ये बिहेवियर थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था क्योंकि कियारा अपने बेटे को छोड़कर एग्नेस को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रही थी। ल्यूइस और कियारा के बीच थोड़ी तकरार होती है, लेकिन पैडी बात को संभालता है। माहौल हल्का करने के लिए कहता है कि एग्नेस और एंट एक डांस परफॉर्मेंस करेंगे। डांस में एग्नेस अच्छा करती है और एंट उतना अच्छा नहीं करता। पैडी बार बार उसे फिर से अच्छे से करने को कहता है और गुस्सा दिखाता है। आखिर में पैडी गुस्से से एंट के ऊपर एक एप्पल फेंक देता है। बेन और ल्यूइस को ये पसंद नहीं आता और वो पैडी को इस तरह से एंट के साथ बर्ताव करने के लिए मना करते हैं। यहाँ पर ल्यूइस शॉक में बेन से कहती है, मुझे अभी वापस जाना है। बेन आराम से कहता है, पहले कॉफ़ी पी लूँ। पैडी शायद थोड़ा नशे में था, इसलिए ऐसा बर्ताव किया होगा। ल्यूइस शांत हो जाती है। जैसे ही पैडी सो जाता है, एंट इस मौके का फ़ायदा उठाता है। वो पैडी की जेब से एक चाबियों का गुच्छा चुराता है। चाबियाँ एंट चुरा रहा था और डर मुझे लग रहा था कि कहीं पैडी उठ ना जाए। फिर एंट एग्नेस को लेकर घर के पीछे एक गेट का ताला खोलता है और उसको अंदर लेकर जाता है। वो दोनों एक लकड़ी के दरवाजे से होते हुए तहखाने में पहुंचते हैं और फिर वहां असली सच सामने आता है। एग्नेस देखती है कि तहखाने में कई बैग्स, वॉलेट, टॉयज पड़े हैं, सभी अलग अलग लोगों के। एंट उसे एक एल्बम दिखाता है जिसमें कई कपल्स की फ़ोटो है पैडी और कियारा के साथ। यहीं सब साफ हो जाता है। पैडी और कियारा सीरियल किलर्स हैं। वे हॉलिडे पर जाते हैं, कपल्स को टारगेट करते हैं, उन्हें फार्म हाउस में बुलाते हैं और यहाँ बच्चों को अपने पास रख लेते हैं और पेरेंट्स को मार देते हैं। हर साल ये साइकिल रिपीट होता है। जब उनका मन किसी पहले बच्चे से भर जाता है तो वो नया शिकार ढूंढते हैं। एंट भी पैडी और कियारा का असली बच्चा नहीं था। वो वास्तव में पिछले कपल का बच्चा था जो शायद इसी फार्म हाउस पर आए थे और एंट के रियल पेरेंट्स को पैडी और कियारा मार चुके थे। जो वॉच एंट दिखा रहा था वो असल में उसके पिता की वॉच थी। पूरी तरह झंझोर कर रख देने वाली बात यह है कि इस खूनी कपल ने हर बार की तरह एंट की टंग भी काट दी थी ताकि वो किसी से अपना सच ना बता सके। अब सब कुछ क्लियर हो गया, इसीलिए एंट हमेशा डरा हुआ रहता था। अब पैडी और बेन की फैमिली को फार्म हाउस पर बुलाया गया था, मतलब अगला शिकार बेन की फैमिली है। एंट एग्नेस को इशारे से बताता है कि वो इस एल्बम की पिक्चर्स अपने फ़ोन में कैप्चर कर ले ताकि वो बाद में अपने पेरेंट्स को दिखा सके। एग्नेस डिसाइड करती है कि वो अपने पेरेंट्स से अकेले में बात करेगी, मगर वो दोनों कियारा के साथ कॉफ़ी पी रहे थे। इसी बीच एंट सीक्रेटली पैडी के रूम में जाता है ताकि उसकी पैंट में वापस चाबियां रख सके, मगर कमरे में जाकर पता चलता है कि पैडी जाग चुका है। मुझे लगा कि अब तो एंट गया, मगर पैडी को पता नहीं होता है कि उसकी चाबियां गायब हैं और जब वो एंट को बाहर अपने साथ लेकर जाने लगता है तभी वो चुपके से चाबियां पैडी की पैंट में लगा देता है। एग्नेस भी ल्यूइस के साथ अकेले में बात करने के लिए एक प्लान बनाती है। वो अपने थाई में एक कांटा चुभा लेती है जिससे खून निकलने लगता है, जिससे सभी सोचते हैं कि एग्नेस को पहला पीरियड आया है। अब एग्नेस अपने प्लान के मुताबिक ल्यूइस के साथ अकेले बाथरूम में जाती है जहां वो सारी हकीकत उसे बताती है। ल्यूइस के हक्के बक्के छूट जाते हैं। वो बेन को बुलाने बाहर जाती है। इसी दौरान पैडी गार्डन में एंट के साथ रग्बी खेल रहा था। तहखाने का दरवाज़ा देखकर उसे डाउट होता है कि एंट ने कहीं दरवाज़ा तो नहीं खोला होगा। ल्यूइस जल्दी से बेन को बुला लेती है और अब पैडी को और भी शक होने लगता है कि कहीं उनका राज खुल तो नहीं गया। बेन और ल्यूइस डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें किसी भी तरह से इस जगह से बाहर निकलना होगा। ल्यूइस अपने पास एक कटर रख लेती है। वो प्लान बनाती है कि एग्नेस के फर्स्ट पीरियड के बहाने वो बाहर निकल जाएंगे और एंट पर भी शक नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं पता चलता है कि उनकी कार के टायर पंचर हैं। जाहिर है कि ये पैडी और कियारा का ही काम है। सब फिर भी बिना किसी चर्चा के कार में बैठकर निकलने लगते हैं। पैडी कहता है कि कार का टायर तो पंचर है, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। बेन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। पैडी इंसिस्ट करता है और बेन को अपने साथ पंचर ठीक करने का सामान लाने के लिए कमरे में लेकर जाता है। वहाँ दुनिया भर के तो धारदार और अलग अलग हथियार पड़े हुए थे। लगता है पैडी बेन को यही निपटा देगा, मगर उम्मीद से परे वो आराम से गाड़ी का टायर ठीक कर देता है और फिर सब जाने लगते हैं। पता चलता है कि एग्नेस का टैडी ऊपर छत पर किसी ने रख दिया है। अब एग्नेस को टैडी नहीं चाहिए क्योंकि अब पता है ना कि पैडी उसको गूंगा करके उसका ही खिलौना बना देगा। पैडी फिर भी इंसिस्ट करता है कि टैडी को लेकर जाओ और बेन से सीढ़ी पर चढ़कर टैडी को उतारने के लिए कहता है। इस मोमेंट पर टेंशन काफ़ी हाई थी क्योंकि मुझे लगा था कि अब तो बेन गए, लेकिन सरप्राइजिंगली पैडी बेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और बेन टैडी को नीचे ले आता है। अब सब बाय बोलते हैं, हग करते हैं,
लेकिन पैडी ल्यूइस को वियर्ड तरीके से हक करता है और उसे किस भी करता है। ल्यूइस थोड़ा ऑकवर्ड होती है पर बेन और वो कुछ नहीं कहते। बेन कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम हमारे यहाँ आओ। ल्यूइस भी कहती है हाँ ज़रूर। पैडी कहता है कि तुम ऑनेस्ट नहीं हो, ऑनेस्टली बताओ क्या सोच रहे हो। ल्यूइस कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, हम तुम लोगों को घर पर इनवाइट नहीं करेंगे। बेन और मैं अब डिवोर्स लेंगे क्योंकि मैंने उस पर चीट किया है और अब हम एक साथ नहीं रहेंगे। बेन चालाकी से एंट को फार्म हाउस का एंट्री गेट खोलने के लिए कहता है ताकि वो एंट को भी अपने साथ ले जा सके, मगर पैडी एंट को अपने पास बुलाता है और गेट को ऑटोमेटिक कीज से खोल देता है। अब इससे पहले कोई और दिक्कत सामने आए, मैं तो कहता हूँ कि कार को 200 की स्पीड से भगा कर निकल लो, और लगता भी यह है कि ऐसा ही होगा। एग्नेस एंट को अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर ल्यूइस कहती है कि हम उसे बाद में यहाँ से निकाल लेंगे। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर पैडी एंट को तालाब में फेंक देता है क्योंकि एंट को तो तैरना आता नहीं है। बेन अपनी कार रोककर उसे डूबने से बचाने के लिए जाता है। बेन गधा है, अपनी फैमिली की परवाह कर ले भाई। इसी दौरान पैडी और कियारा लुइस और एग्नेस को गन पॉइंट पर हॉस्टेज बना लेते हैं। यहाँ मुझे हैरानी नहीं हुई, ये तो होना ही था। जितना ये लोग आलतू फालतू टाइम वेस्ट करने में लगे हुए थे, जल्दी से जल्दी फार्म हाउस छोड़कर निकलने के बजाय ऐसा तो होना ही था। मैं बेन की जगह पर होता तो घोड़े के पैर लगाकर अपनी लुगाई और लल्ली को लेकर वहाँ से भाग लेता, गायब बिल्कुल। इसके बाद पैडी लुइस से ज़बरदस्ती सारे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाता है और लुइस को अपने लैंडलॉर्ड और एग्नेस के स्कूल को ईमेल भेजकर इन्फॉर्म करने को कहता है कि अब वो घर शिफ्ट कर रहे हैं और एग्नेस अब स्कूल नहीं आएगी। जाहिर है कि अब बेन और लुइस मरने वाले हैं। बेन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पैडी जवाब देता है क्योंकि तुमने हमें ऐसा करने दिया। तुम्हारे पास भागने के कई मौके थे, यहाँ ना आने का भी ऑप्शन था, पर तुम वापस आ गए क्योंकि तुम्हें एंट को बचाना था। और पैडी बिल्कुल सही कह रहा था कि जब पता चल ही गया है कि ये लोग सीरियल किलर्स हैं, तब भी इतना स्लो मोशन में निकल रहे हैं। अच्छे बनने का नाटक करने की क्या ज़रूरत है, सीधा वहाँ से भाग जाना चाहिए था। पैडी सेडेटिव इंजेक्शन में भर लेता है एग्नेस को इंजेक्ट करने के लिए, ताकि वो उसकी ज़ुबान आराम से काट पाएँ, क्योंकि पिछली बार होशो हवास में ज़ुबान काटने पर एंट ने तड़प तड़प कर हर जगह खून खून कर दिया था। ल्यूइस कियारा से मदद मांगती है, लेकिन पता चलता है कि बच्चों को ज़िंदा अपने पास रखने का प्लान हमेशा से कियारा का ही होता है। जब पैडी ल्यूइस के हाथ बांधने उसके पास जाता है, तब ल्यूइस अपनी पॉकेट से कटर निकालती है और पैडी के चेहरे पर वार करती है। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, तू ही है असली मर्द। जिससे बेहोश करने का इंजेक्शन गिर जाता है और जो एग्नेस अपने पास रख लेती है। साथ ही कटर की ब्लेड भी गिर जाती है, जिससे बेन सबके हाथ खोल पाएगा। और कियारा जब गन ल्यूइस की तरफ घुमाती है तो ल्यूइस उससे गन छीन लेती है। बहुत बढ़िया। एंट पैडी की पैंट से चाबियां निकाल कर ले आता है। कियारा ल्यूइस को कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं पैडी की पहली विक्टिम हूँ। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि पैडी और कियारा 17 सालों से एक साथ हैं। खैर, ल्यूइस कियारा को अनसुना करती है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। अब सब लोग कार में बैठकर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी शेफ़ माइक वहाँ आ जाता है, जिसके रेस्टोरेंट पे इन लोगों ने खाना खाया था। पता चलता है कि माइक भी इन किलर्स के साथ मिला हुआ था। माइक उन पे गोलियाँ चलाने लगता है। सारे लोग फार्म हाउस के अंदर वापस आ जाते हैं और घर के सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। माइक पैडी और कियारा को बाहर निकालता है। ल्यूइस घर के अंदर लैंडलाइन से इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करती है, लेकिन कियारा टेलीफोन लाइन काट देती है। इलेक्ट्रिसिटी भी कट कर देती है। ल्यूइस सभी को स्ट्रांग रहने को कहती है। घर की छत पर बैन अल्कोहल की बोतल जलाकर फेंकता है, जिससे एक बड़ी आग जल सके और उन तक मदद पहुंच सके। मगर तभी उन पे माइक गोलियां चलाने लगता है और अल्कोहल की बोतल पैडी की कार पे जा गिरती है। कार जलने लगती है। ल्यूइस बच्चों को कबर्ड में छुपा देती है। बैन को एक हथौड़ा और ल्यूइस को सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। माइक छत से घर के अंदर घुसता है। पैडी पीछे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। कियारा भी किसी तरह से घर में घुस जाती है। पैडी बच्चों के छुपने की जगह तक पहुंच जाता है और तभी ल्यूइस पैडी पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल देती है, जिससे उसका फेस जल जाता है। तभी कियारा भी पैडी के पास आ जाती है। ल्यूइस बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ बैन माइक पर अटैक करता है, लेकिन माइक उस पर हावी होने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है कि लुइस वहां आ जाती है और पास ही पड़े हथौड़े को माइक के सिर में घुसा देती है और वो वहीं मर जाता है। बैन माइक की कार कीज ले लेता है। सब लोग छत के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उधर कियारा पैडी के तेज़ाब से जले चेहरे पर पानी डालती है। पैडी दर्द से पागल हो रहा है और कियारा से उन सबको भागने से रोकने के लिए कहता है। जल्दी ही कियारा छत पर आ जाती है, जहाँ से सब भागने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें शूट करने ही वाली होती है कि ल्यूइस कियारा को रूफ प्लेट से मारती है और फिर कियारा नीचे गिर जाती है।
साथ ही वहाँ लगी हुई सीढ़ी भी गिर जाती है। बेन रूफ टॉप से छलांग लगा देता है जिससे उसका पैर टूट जाता है, पर वो किसी तरह से सीढ़ी को सेट करता है जिससे सभी लोग धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। तभी पैडी लास्ट मोमेंट पर वहाँ पहुँच जाता है और एग्नेस को हॉस्टेज बना लेता है। लुइस कहती है तुम हमें कुछ भी करो लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। पैडी कहता है चिंता मत करो, एग्नेस को कुछ नहीं होगा, अब ये मेरी कियारा बनेगी। पैडी उन्हें शूट करने ही वाला होता है कि तभी एग्नेस सेडेटिव का इंजेक्शन पैडी के पेट में घुसा देती है जो पैडी उसे लगाने वाला था, जिसे एग्नेस ने अपने पास रख लिया था। पैडी की गन का निशाना चूक जाता है और सेडेटिव का असर होने लगता है और पैडी ज़मीन पर गिर जाता है। बेन पैडी को शूट नहीं करता और जाने लगता है, लेकिन एंट फाइनली अपना बदला लेता है और पैडी के सिर पर एक ब्रिक से मार डालता है। एंट फिर ज़ोर से चीखता है जिसके बाद एक गहरा सन्नाटा सुनाई देता है। फाइनली ये सब कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। आखिर में अब एंट भी इस फैमिली का हिस्सा बन चुका है। इसी इंटेंस क्लाइमैक्स के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि मैं ये फिल्म नहीं देखना चाहता था क्योंकि मैंने 2022 में आई स्पीक नो इविल मूवी देखी थी जिसकी एंडिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि 2022 वाली मूवी की एंडिंग में एंट के साथ साथ लुइस और बेन के कैरेक्टर को भी ये सीरियल किलर्स मार देते हैं और एग्नेस के कैरेक्टर की जीप काट कर उसे अपने साथ रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये लोग हर बार अपने शिकार के साथ करते हैं। इसीलिए मुझे 2022 वाली कहानी की एंडिंग कुछ खास पसंद नहीं आई, मगर इस फिल्म की कहानी मुझे बहुत पसंद आई। खैर, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।